नेक्स्ट वन, a body is thrown vertically upward with initial velocity of 19.6 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया और जो इनिशियल वेलोसिटी उसकी है वो 19.6 मीटर पर सेकेंड है। इट विल रीच द हाइट ऑफ, वो कितनी हाइट तक पहुंचेगा। दोबारा इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। वर्टिकली जब अपवर्ड थ्रो किया तो वी आई गिवन है 19.6 मीटर पर सेकेंड, और अगर मैक्सिमम हाइट तक पहुंच रहा है तो मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो। जब बॉडी की मोशन अपवर्ड होती है तो हमारे पास एक्सेलेरेशन जो होती है उसको नेगेटिव जी लिया जाता है। तो क्या चीज़ हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, हाइट को। तो यूज़ करेंगे कौन सी इक्वेशन, थर्ड, क्योंकि टाइम गिवन नहीं है। थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। अब डाटा सब्स्टिट्यूट करें, a आपके पास आ जाएगा माइनस जी, एस हाइट के इक्वल पुट कर दें, वी एफ हमारे पास ज़ीरो है और यह आ जाएगा वी आई स्क्र। ये जो नेगेटिव है ये नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जब ये नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट होंगे तो यह आ जाएगा 2 टाइम्स जी एच इज़ इक्वल टू वी आई स्क्र। तो रिक्वायर्ड हाइट है तो हाइट इज़ इक्वल टू वी आई स्क्र ओवर 2 टाइम्स जी। वैल्यूज पुट करें, वेलोसिटी हमारे पास है 19.6 मीटर पर सेकेंड। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 19.6 इंटू 19.6 और नीचे क्या है 2 जी, यहाँ पर 9.8 लें तो 9.8 इंटू 2 19.6, तो ये कैंसल आउट होगा। तो हाइट आपके पास आ जाएगी 19.6 मीटर। तो सबसे जो हमारा क्लोज आंसर यहाँ पर है वो क्या है, अल्फा 19.2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v इन द ईस्ट डायरेक्शन टेक्स अ टर्न टू नॉर्थ एंड मूव्स विद द सेम वेलोसिटी। द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज। एक बॉडी मूव कर रही है वेलोसिटी v से ईस्ट डायरेक्शन में, वो टर्न करती है और मूव कर जाती है नॉर्थ की तरफ, और अब भी उसकी वेलोसिटी जो है वो सेम है। क्या फाइंड करनी है हमने, रिजल्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू। तो पहले उसकी जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो टुवर्ड्स ईस्ट है, वो v, और यहाँ पर जाकर वो टर्न ले लेती है टुवर्ड्स नॉर्थ, लेकिन वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड अब भी क्या है, सेम, कितनी v। क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट को। तो सिंपल अगर आप देखें तो मैंने इनको इस तरह से ड्रॉ किया है कि दोनों हेड टू टेल रूल से दोनों वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं। तो हेड टू टेल रूल से ऐड होंगे तो फर्स्ट की टेल से सेकंड के हेड तक ये इनका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड करना है, यूज़ कर लें पैथागोरस थ्योरम। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास पैथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2v स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा तो अंडर रूट 2 टाइम्स v हमारा आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कौन सा इनमें से न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बेस पे एक्सप्लेन नहीं होता। तो यहाँ पर ये देखें, कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वन बाय वन सब ऑप्शंस को देखें तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ड्राइंग ऑफ बोट इन अ पॉन्ड। जो बोट हमारे पास होती है वो एग्जांपल है थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, क्योंकि जब हम बोट के अंदर बैकवर्ड वाटर को पुश करेंगे तभी हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड होगा। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो रोइंग ऑफ बोट इन अ पॉन्ड दैट इज अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट वो कहता है कि रीबाउंडिंग ऑफ बॉल फ्रॉम अ वॉल, जो चार्ली ऑप्शन है कि अगर एक बॉल को हम थ्रो करते हैं एक दीवार की तरफ और दीवार से हिट करने के बाद बॉल वापस आती है, तो ये भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि जब बॉल को हिट करेगी दीवार को तो एक्शन करेगी एज ए रिएक्शन बॉल पे होगा और बॉल मूव करेगी बैकवर्ड। नेक्स्ट, मोशन ऑफ जेट इन अ स्काई। जो जेट हमारे पास मूव करता है स्काई में वो भी ऑप्शन हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ के अकॉर्डिंग है कि एक्शन बैकवर्ड होगा तब भी उसका जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड होगा। तो लास्ट ऑप्शन रिटर्निंग बैक ऑफ बॉडी थ्रोन अबव, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग नहीं है। ये बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है कि जब बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया जाता है तो वो डाउनवर्ड क्यों आती है, तो हर पॉइंट पे बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही होती है जिसकी वजह से वो डाउनवर्ड आती है। तो ये थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग नहीं, तो यही हमारा आंसर होगा डेल्टा। नेक्स्ट, a body of mass 1 kilogram is thrown upward and returns to the same point after 5 seconds. The change in momentum of the body is। एक बॉडी जिसका मैस 1 किलोग्राम उसको हमने अपवर्ड थ्रो किया और वो रिटर्न की उसी पॉइंट के ऊपर 5 सेकंड के बाद, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा।
चेंज इन मोमेंटम का मतलब है कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसको यूँ लिखा जा सकता है एम वी एफ माइनस एम वी आई। अगर मैं यहाँ पर एम कॉमन ले लूँ तो वी एफ माइनस वी आई। अब अगर बॉडी थ्रो की और वापस उसी पॉइंट पर आ गई है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास आइडियली उसकी जो वेलोसिटी इनिशियल होगी वही उसकी वेलोसिटी फाइनल होगी। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि डायरेक्शन क्या हो रही है, ऑपोजिट। तो अगर हम ये वेलोसिटी कैलकुलेट कर लें तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। और उससे पहले अगर मैं कैलकुलेशन को कंप्लीट कर लूँ तो मेरे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो नेगेटिव वी है, इनिशियल क्या है वी, तो मेरे पास आ जाएगा -2 टाइम एम वी, ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है, अब v को फाइंड करना है। v को फाइंड करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन कि लेट से हमने एक बॉडी को थ्रो किया तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है v, मैक्सिमम हाइट तक पहुंची, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी ज़ीरो, मोशन अपवर्ड है, a नेगेटिव g के इक्वल आएगा। हमें क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, हमें यहाँ पर ये कैलकुलेट करना है कि v की वैल्यू क्या है, टाइम कितना होगा। देखिए टोटल 5 सेकेंड है तो 2.5 सेकेंड ऊपर जाने में और 2.5 सेकेंड नीचे आने में, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम कितना होगा 2.5। तो यूज़ कर लें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। रिक्वायर्ड हमें क्या है वी आई, वी एफ की वैल्यू ज़ीरो है, ए क्या है वो नेगेटिव है, तो यहाँ से वी आई इक्वल आ जाएगा जी टी के। तो जी लेट से हम 10 ले लेते हैं, टाइम कितना है 2.5, तो ये क्या आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो वैल्यूज़ अब पुट कर दें, मैस 1 है, वेलोसिटी कितनी है 25, तो 25 इंटू 2 50। नेगेटिव डायरेक्शन की वजह से है तो ऑप्शन कौन सी करेक्ट होगी चार्ली, और अगर ऑप्शन में नेगेटिव साइन होता तो नेगेटिव साइन वाली ऑप्शन बेस्ट होती। नेक्स्ट, A ball of mass 1 kilogram is projected with velocity 100 meter per second at angle 60 degree with the horizontal. The momentum of the ball at the maximum height is। एक बॉल जिसका मैस 1 किलोग्राम उसको 100 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री पे, हमें क्या फाइंड करना है मोमेंटम मैक्सिमम हाइट पे। प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है और हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, जो वी एफ है डेट इज़ इक्वल टू वी एफ एक्स, और वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट यूनिफॉर्म ये वी आई एक्स के इक्वल है। तो मोमेंटम एट फाइनल एट मैक्सिमम हाइट क्या होगी, डेट इज़ इक्वल टू एम वी, और यहाँ वी जो होगा वो वी आई एक्स के इक्वल होगा, और वी आई एक्स क्या होगा, ये होगा वी आई कॉज ऑफ थीटा। तो मैस गिवन है 1, वेलोसिटी गिवन है 100 और एंगल गिवन है 60। cos 60 हम जानते हैं 1/2 होता है, तो 100 का हाफ आंसर होगा 50 न्यूटन सेकंड या 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। इसको हम अगर एक शॉर्टकट बनाएं कि अगर हमें इनिशियल मोमेंटम गिवन हो और मैक्सिमम हाइट पे मोमेंटम फाइंड करना हो तो शॉर्टकट बनेगा इसका, मोमेंटम एट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम टाइम्स कॉस थीटा। अगर हम एंगल गिवन हो तो विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन टू कवर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज। क्या वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हो। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है मैक्सिमम, सिंपल सा ये क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि जब एंगल 45 डिग्री हो, या फिर इसको यूँ भी कहा जा सकता है जब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो, यूँ भी कहा जा सकता है जब 2 थीटा किसके इक्वल हो 90 डिग्री पर। तो इन तमाम कंडीशंस के ऊपर जो रेंज होती है वो मैक्सिमम होती है और फार्मूला होता है इसका वी आई स्क्वेयर डिवाइड बाय जी। तो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट, द बैलिस्टिक मिसाइल्स आर यूज ओनली फॉर। जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हमारे पास होते हैं दे आर अनगाइडेड एंड अनपावर्ड, और बैलिस्टिक मिसाइल अगर हमारे पास अनगाइडेड है अनपावर्ड है, इस वजह से इनको प्रेफर किया जाता है शॉर्ट रेंज के लिए, क्योंकि इनकी जो एक्यूरेसी है वो कम होती है। तो अनपावर्ड अनगाइडेड, एक्यूरेसी क्या है कम, इसलिए प्रेफर कहाँ किए जाएंगे फॉर शॉर्ट रेंज। तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट,
A certain force gives acceleration of 4 meter per second square to a body of mass 10 kilogram. The same force would give a 20 kilogram object an acceleration of. अब स्टेटमेंट कहता है कि एक सर्टन फोर्स है जो बॉडी को 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेट करवाती है और उस बॉडी का मास है 10 किलोग्राम। अगर वही फोर्स एक 20 किलोग्राम बॉडी पर अप्लाई हो तो तब एक्सेलेरेशन क्या होगी। अब यहाँ जो मेन चीज़ है वो ये है कि वो फोर्स जो लग रही है उसकी वैल्यू कितनी है। तो जो फर्स्ट डाटा हमें गिवन है जहाँ पर एक्सेलेरेशन की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मास 10 किलोग्राम, इसका पर्पज़ ये है कि हम यहाँ से फोर्स को फाइंड कर लें। तो फोर्स है एम ए, मास कितना है 10, एक्सेलेरेशन क्या है 4, तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 40 न्यूटन। अब सेकंड केस में जहाँ पर हमने एक्सेलेरेशन को फाइंड करना है वहाँ पर जो मास हमें गिवन है 20 किलोग्राम, लेकिन फोर्स क्या है सेम। तो दोबारा फार्मूला अप्लाई करेंगे, F इज़ इक्वल टू एम डैश इंटू ए डैश। तो ए डैश इज़ इक्वल टू एफ ओवर एम डैश। तो फोर्स हम फाइंड कर चुके हैं 40, मास कितना है 20, तो यह आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन इज़ बीटा। तो बीटा हमारा राइट आंसर है। इसको कंपैरिजन से भी किया जा सकता था कि अगर फोर्स की वैल्यू सेम है तो हम क्या करते हैं, F और F डैश इक्वल कर लेते हैं। तो यह आ जाता है एम ए इज़ इक्वल टू एम डैश ए डैश। तो जो भी वेरिएबल फाइंड करना है, अगर ए डैश फाइंड करना है तो यह आ जाएगा एम ओवर एम डैश इंटू ए, वो कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, व्हेन अ बुलेट इज़ फायर्ड बाय द गन मूव्स बैकवर्ड विथ। जब बुलेट को फायर किया जाता है किसी गन से तो गन मूव करती है बैकवर्ड। फर्स्ट ऑप्शन वेलोसिटी इक्वल टू दैट ऑफ बुलेट, सेकंड वेलोसिटी लेस देन दैट ऑफ बुलेट, थर्ड वेलोसिटी ग्रेटर देन दैट ऑफ बुलेट एंड डेल्टा नन ऑफ दीज। हम गन और बुलेट की एग्जांपल को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में लेते हैं और हम ये कहते हैं कि जितना मोमेंटम हमारे पास बुलेट का होगा उतना मोमेंटम गन का होगा। अगर तो मोमेंटम की बात होती है तो मोमेंटम इक्वल होता है। अब मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। अब इनका प्रोडक्ट सेम कब होगा, हम जानते हैं कि बुलेट का मास कम है और गन का मास ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट इक्वल होने के लिए वेलोसिटी ऑफ बुलेट ज़्यादा होगी और वेलोसिटी ऑफ गन कम होगी। मीन्स मैं इसको यूँ कहूँगा कि मास ऑफ बुलेट इज़ लेस दैन मास ऑफ गन एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज़ ग्रेटर दैन वेलोसिटी ऑफ गन। तो गन की वेलोसिटी बुलेट की वेलोसिटी से कम होगी ताकि ओवरऑल मोमेंटम कंजर्व रहे। तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट, टू फास्ट मूविंग कार्स suffer head-on collision with a force of 1000 Newton for an interval of 10 raised to power -3 second. The impulse is, दो फास्ट मूविंग कार्स हैं, उनका हेड ऑन कोलिजन हुआ, फोर्स 1000 न्यूटन है, टाइम 10 रेज़्ड टू पावर -3 सेकेंड, इम्पल्स हमने फाइंड करना है। इम्पल्स होता है फोर्स एंड द टाइम ड्यूरिंग विच फोर्स इज अप्लाइड, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो फोर्स है 1000 और टाइम है 10 रेज़्ड टू पावर -3। तो ये 10 रेज़्ड टू पावर +3, ये -3, ये आपके पास आ जाएगा 1 न्यूटन सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। Next, the range of projectile is same for the following pair of angles. किन पेयर ऑफ एंगल्स के लिए हमारे पास जो रेंज है वो सेम होगी। हम ये पहले भी बात कर चुके हैं कि हर वो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उन दोनों एंगल्स पे जो रेंज होती है वो इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम देखें कि कौन से वो पेयर्स हैं जिनका सम 90। फर्स्ट को देखें तो 045 इनका सम 90 नहीं है। नेक्स्ट 35 एंड 55 इनका सम अगर देखा जाए तो वो 90 है। 1560 सम 90 नहीं है। 3075 सम 90 नहीं है। तो जिनका सम 90 वो कौन सी ऑप्शन है, बीटा। तो बीटा इज़ द राइट आंसर जिस पेयर के लिए रेंज इक्वल होगी। नेक्स्ट, a car is traveling with uniform acceleration along a straight road. The road has marker post every 100 meter. When the car passes one post, it has speed 10 meter per second. When it passes the next one, its speed is 20 meter per second. What is a car acceleration? अब इस क्वेश्चन में वो कहता है कि गाड़ी एक्सेलेरेट कर रही है और यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन उसकी है, स्ट्रेट रोड है, रोड के ऊपर कुछ मार्कर पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं। हर 100 मीटर के बाद जब कार पहली पोस्ट को पास करती है उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है।
जब नेक्स्ट को पास करती है उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। तो ये फाइंड करें कि कार की एक्सेलेरेशन क्या है। लेट्स से हमारे पास ये वो पॉइंट्स हैं जो रोड के ऊपर मार्क हैं और इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, मीन्स हर दो के दरमियान ये जो डिस्टेंस हमारे पास है ये उसने कहा हुआ है कि 100 मीटर है। ये भी 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर। जब पहले पोस्ट को क्रॉस करता है तो उसकी स्पीड वो कहता है कि 10 मीटर पर सेकेंड है, और जब सेकंड पोस्ट को वो क्रॉस करता है तो उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड करना है कि एक्सेलेरेशन क्या है। तो डाटा हमारे पास आ गया, इसको हम बोल देते हैं कि ये इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। जो VF वो हमारे पास कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड है। इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो 100 मीटर है। फाइंड करनी है हमने एक्सेलेरेशन। टाइम नहीं है तो इसका मतलब हम थर्ड इक्वेशन को यूज़ कर रहे होंगे, 2 टाइम AS इज इक्वल टू VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर। तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर ओवर 2 टाइम S। VF कितना है 20, VI कितना है 10, और जो डिस्टेंस यहाँ पर ट्रैवल हो रहा है वो कितना है 100। 20 स्क्वेयर 400, 10 स्क्वेयर 100, 400 माइनस 100 यह आएगा 300, और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 100, ये कैंसिल हो गया तो 3/2 इज़ इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो यहाँ जो ऑप्शंस हैं उनमें पावर गलत लिखी हुई है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर होगा, तो राइट आंसर इज बीटा। A stone is just released from the window of a train moving along a horizontal straight track. The stone will hit the ground following a। एक स्टोन को छोड़ा गया है कहाँ से, एक ट्रेन की विंडो से जो मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट ट्रैक में। कहता है स्टोन ग्राउंड को हिट करेगा तो उसका पाथ क्या होगा। हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था, हमने कार की एग्जांपल ली थी। यहाँ जो एग्जांपल हमारे पास है वो ट्रेन की है कि लेट से हमारे पास एक ट्रेन है जो मूव कर रही है एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक के साथ। अगर वो विंडो से एक स्टोन को ड्रॉप करे तो जब ड्रॉप स्टोन को किया जाएगा तो उस स्टोन के अंदर वही इनिशियल वेलोसिटी होगी जो ट्रेन की वेलोसिटी है। इसका मतलब उसको हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिलीज़ किया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिलीज़ किया तो ये हॉरिजॉन्टल उसकी वेलोसिटी है, इसको मैं VIX बोल देता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बॉडी मूव करेगी फॉरवर्ड भी और ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड भी। तो जो उसका पाथ बनेगा वो क्या बनेगा, वो पैराबोलिक पाथ बनेगा। और ये केस हम पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो कौन सी ऑप्शन है ये, चार्ली, पैराबोलिक पाथ। नेक्स्ट, a boy can throw a ball to a maximum distance of 80 meter. The greatest height to which he can throw the ball is। अब स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि एक बॉय एक बॉल को मैक्सिमम 80 मीटर डिस्टेंस पे फेंक सकता है। जो उसकी मैक्सिमम रेंज हमें दी है, जो उसकी मैक्सिमम एबिलिटी है। इसको मैं लिख देता हूँ, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू 80 मीटर। द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच ही कैन थ्रो द बॉल। तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक बॉल को फेंक सकता है। हमसे ये नहीं पूछा गया कि जब रेंज मैक्सिमम है तो तब हाइट क्या है। हमसे कंपैरिजन बेसिकली करवाया गया कि मैक्सिमम वो 80 मीटर दूर फेंक सकता है, तो अब बताएं कि मैक्सिमम ऊपर कितना फेंक सकता है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम रेंज गिवन की वजह है वो ये है कि यहाँ से हम उसकी वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे कि वो किस वेलोसिटी से थ्रो कर सकता है, चाहे दूर फेंकने के लिए चाहे ऊपर फेंकने के लिए। तो मैक्सिमम रेंज का रिलेशन हमें पता है कि क्या होता है, वो होता है VI स्क्वायर डिवाइड बाय G। तो यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी फाइंड करता हूँ तो VI इक्वल आएगा R मैक्स इंटू G, और स्क्वायर एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा। वैल्यू पुट करें, मैक्सिमम जो रेंज हमें गिवन है वो 80 गिवन है और G की वैल्यू 10, ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 800। अंडर रूट को मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ये आगे जाके खुद ही सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ जो है वो ग्रेटेस्ट हाइट है। ग्रेटेस्ट हाइट मीन्स मैक्सिमम हाइट, और हम जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट हमारे पास तब है जब प्रोजेक्टाइल मोशन में हम एंगल 90 पुट करते हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन की हाइट का जो रिलेशन है वो है VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2G। तो यहाँ पर अगर आप एंगल को 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास हाइट का रिलेशन क्या बन जाएगा, हाइट का रिलेशन बन जाएगा VI स्क्वायर डिवाइड बाय 2G, क्योंकि साइन 91 हो जाएगा। अब ये जो VI है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो यह आएगा अंडर रूट ऑफ 800 और ये आपके पास स्क्वायर
नीचे आ गया 2 और g क्या 10, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब 800 ओवर 2 टाइम्स 10, ये 0 कैंसिल हो गया, तो 80 ओवर 2, तो मैक्सिमम हाइट तक वो जो फेंक सकता है वो उसकी वैल्यू क्या होगी, 40 मीटर होगी। और इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, तो मे बी इसकी ऑप्शन जो है वो चार्ली हो और यहाँ पर 0 ना हो। अगर ये 0 ना होता तो करेक्ट ऑप्शन इज़ चार्ली। और अगर ये क्वेश्चन ये होता कि अ बॉय कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर, फाइंड इट्स हाइट या मैक्सिमम हाइट, तब हम कहते हैं कि मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स हाइट, तब 80 डिवाइड बाय 420 मीटर आंसर आता है। लेकिन ये वो क्वेश्चन नहीं है, ये कंपैरिजन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, if the range of projectile is r, then kinetic energy is maximum after covering a distance equal to। कहता है कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो r है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद मैक्सिमम होगी। हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में काइनेटिक एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम, और पॉइंट ऑफ लैंडिंग के ऊपर। ये वो दो पॉइंट्स हैं जहाँ पर स्पीड या वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम हाइट के ऊपर याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस r कवर करने के बाद ही उसकी जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट, a projectile is thrown at an angle of 45 degree with the horizontal. If k is the kinetic energy with which the projectile was thrown, the kinetic energy at the top of trajectory is। प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे थ्रो किया हॉरिजॉन्टल के साथ, k उसकी काइनेटिक एनर्जी है जब उसको थ्रो किया मीन्स इनिशियल, तो फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी टॉप पर क्या होगी। शॉर्टकट हमारा है, जैसे हमने ऊपर मोमेंटम का शॉर्टकट देखा, काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। और रीज़न बड़ी सिंपल सी है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv स्क्वायर है, और हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो वेलोसिटी होती है वो सिर्फ वेलोसिटी का x कंपोनेंट होता है। इस वजह से ये आ जाएगा m vi cos थीटा होल स्क्वायर। तो इसी चीज़ को शॉर्टकट की फॉर्म में लिखा जाता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को k की फॉर्म में मेंशन किया हुआ है, इनिशियल एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल के साथ 45, कॉस 45 की वैल्यू हम जानते हैं 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 2, स्क्वायर लेंगे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मीन्स 45 डिग्री पे अगर थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ, तो हाफ काइनेटिक एनर्जी, तो बाकी क्या है, बाकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट, at the top of trajectory of projectile the angle between velocity and acceleration is। प्रोजेक्टाइल मोशन में जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है तो वहाँ वेलोसिटी का सिर्फ x कंपोनेंट होता है, ये सिर्फ वेलोसिटी है जो अलोंग x प्रेजेंट होती है, इसको हम vf कह दें, और ये vf x के इक्वल है। इस पॉइंट के ऊपर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कहाँ है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो दोनों के दरमियान एंगल पूछा हुआ है, तो एंगल कितना है, दैट इज 90 डिग्री। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन 90 डिग्री के इक्वल है। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। अगर इससे पहले और इसके बाद में देखा जाए तो याद रखें, इससे पहले अगर हम वेलोसिटी को देखें, वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट, एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड, तो ये जो एंगल है ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है। और आफ्टर मैक्सिमम हाइट अगर पूछा जाए तो ये वेलोसिटी, ये एक्सेलेरेशन, तो ये एंगल क्या है, ये लेस देन 90 है। तो ऊपर मैक्सिमम हाइट तक जाते हुए ये एंगल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि पहले एंगल क्या है, ज़्यादा है 90 से, फिर 90 होगा, फिर फर्दर 90 से भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट पर एंगल 90 है, उसके अलावा मैंने बता दिया उससे पहले ग्रेटर देन 90 है और उसके बाद लेस देन 90 है। नेक्स्ट वन, द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल रेंज, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। मैक्सिमम हाइट इक्वल है रेंज के, एंगल क्या होगा, ये हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था। 76 डिग्री पर रेंज और हाइट इक्वल होते हैं, इसको हम यहाँ पर वेरीफाई भी कर लेते हैं। कंडीशन है कि रेंज और हाइट इक्वल हैं, फाइंड करें एंगल क्या होगा। रेंज का फार्मूला वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी,
और हाइट का फार्मूला VI² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। देखें क्या चीज़ कैंसिल आउट होती है, VI² कैंसिल हो जाएगा, g कैंसिल हो जाएगा। साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल नहीं होगा, साइन 2 थीटा डबल एंगल आइडेंटिटी है, तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2। अब ये साइन थीटा स्क्वायर से कैंसिल होगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा 4 टाइम्स कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। कॉस डिवाइड हो जाएगा तो 4 इज इक्वल टू साइन डिवाइड बाय कॉस, ये होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 4, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4। एक आंसर तो ये है, और टेन इनवर्स 4 कितना होता है 76 डिग्री। तो दोनों ऑप्शंस हो सकती थी, टेन इनवर्स 4 76 डिग्री, ये वो एंगल है जहाँ पर रेंज हाइट के इक्वल है, तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द क्वांटिटीज दैट रिमेन अनचेंज्ड आर। प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सी वो क्वांटिटीज हैं जो चेंज नहीं होती। अल्फा ऑप्शन हमारे पास क्या है, फोर्स एंड वर्टिकल वेलोसिटी। देखिए फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, वो कांस्टेंट हम कह सकते हैं उस इस केस में, लेकिन जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो चेंज होती है, मैक्सिमम हाइट पे जाते हुए डिक्रीज करती है और नीचे को आते हुए इंक्रीज करती है। दैट मीन्स अल्फा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। बीटा कहता है एक्सेलेरेशन एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि हमारे पास ओवरऑल जो नेट एक्सेलेरेशन होती है प्रोजेक्टाइल मोशन में वो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होती है, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म होता है, वो VIX के इक्वल होता है। चार्ली कहता है काइनेटिक एनर्जी एंड एक्सेलेरेशन, ये भी पॉसिबल नहीं। अभी हमने ऊपर क्वेश्चंस किए कि डिफरेंट पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डिफरेंट होगी, क्योंकि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड ओवरऑल चेंज हो रही होती है, लेकिन एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। और डेल्टा कहता है एक्सेलेरेशन एंड मोमेंटम, एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट है लेकिन मोमेंटम की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि मोमेंटम भी हर पॉइंट पे वेलोसिटी के चेंज होने से चेंज होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ओनली बीटा, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है और इसके अलावा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है। ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें पता है, ऊपर हमने क्वेश्चन किया, यूनिफॉर्म रहता है। तो ऑप्शन क्या है, चार्ली, रिमेन्स कांस्टेंट। और रीज़न बड़ी सिंपल सी है, हम ए रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करते हैं। जब हम ए रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पर ये अज्यूम कर लेते हैं कि फोर्स अलॉन्ग एक्स वो ज़ीरो है। फोर्स अगर अलॉन्ग एक्स ज़ीरो है तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन ज़ीरो है, और एक्सेलेरेशन तभी ज़ीरो होती है जब वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट हो, यानी यूनिफॉर्म हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायग्राम मिसिंग है बुक के अंदर। क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द रॉड। अब यहाँ पर डायग्राम होनी चाहिए थी, तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मैं खुद से अज्यूम कर लेता हूँ ये डायग्राम, लेट से हमारे पास ये एक रॉड है जिसको सेंटर पे पिवट किया हुआ है, और इस रॉड की जो टोटल लेंथ है वो है 2 मीटर। इस रॉड के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही हैं दो इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में। इन फोर्सेस की मैग्नीट्यूड मैं ले लेता हूँ 6 न्यूटन ईच। तो फाइंड करनी है नेट टॉर्क। अब फोर्स इक्वल और ऑपोजिट है तो यहाँ पर नेट टॉर्क का मतलब होगा कपल फाइंड करना है, और कपल का फार्मूला क्या होता है, आइदर ऑफ द टू फोर्सेस इनटू कपल आर्म। तो आइदर ऑफ द टू फोर्सेस, फोर्स तो आ गई 6 न्यूटन, कपल आर्म क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, और दोनों फोर्सेस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2, तो 6 इंटू 2 12 न्यूटन मीटर हमारा आंसर होगा। लेकिन डायग्राम होगी तभी हम कर सकते हैं, तो हमने अज्यूम करके इसको सॉल्व किया है, उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या है, बीटा। नेक्स्ट वन, विच ग्राफ बेस्ट शोज द वेरिएशन विद टाइम ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी एक्सेलेटेड बाय कांस्टेंट फोर्स। कौन सा ग्राफ हमारा बेस्ट शो करता है मोमेंटम की वेरिएशन टाइम के साथ, वेरिएशन ऑफ टाइम ऑफ द मोमेंटम, और किस बॉडी के लिए जिस पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही हो। अब ये देखें जो ग्राफ हमारे पास है वो मोमेंटम और टाइम का है, मोमेंटम अलॉन्ग वाई, टाइम अलॉन्ग एक्स। अब ये ग्राफ हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, तो ये ग्राफ की जो स्लोप है अगर मैं उसको कैलकुलेट करता हूँ, स्लोप परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इस ग्राफ में जो परपेंडिकुलर है वो चेंज इन मोमेंटम है, और बेस क्या है, टाइम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल है, फोर्स के।
तो मीन्स ग्राफ की स्लोप फोर्स के इक्वल है। तो हमें वो ग्राफ बताना है जहां फोर्स कांस्टेंट है। तो फोर्स कांस्टेंट तभी होगी जब स्लोप कांस्टेंट होगी। तो अगर हमारे पास इस ग्राफ के अंदर स्लोप जो है वो कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का मतलब होगा कि स्ट्रेट लाइन हो, किसी एक स्पेसिफिक एंगल पे इंक्लाइंड हो, तभी हम कहेंगे कि वो ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा ओवरऑल कांस्टेंट फोर्स या कांस्टेंट एक्सेलेरेशन को। तो करेक्ट ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग क्या बनती है? अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा में फोर्स हमारे पास कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप क्या है? थ्रू आउट कांस्टेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फ़ा। अगर बाकी ग्राफ्स को देखा जाए तो जो बीटा हमारे पास ग्राफ है उसके अंदर स्लोप डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब यहाँ पर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है बल्कि विद टाइम डिक्रीज कर रही है। इस केस में स्लोप इंक्रीज कर रही है तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, और इस केस में हमारे पास स्लोप ज़ीरो है। इसका मतलब फोर्स की वैल्यू ज़ीरो है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन ज़ीरो है। नेक्स्ट वन, the displacement time graph of a particle moving in a straight line is shown. The acceleration of the particle during the interval CD is. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है और हमसे ये पूछा गया है कि CD जो इंटरवल है उसमें एक्सेलेरेशन क्या होगी। देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी होती है। तो हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, और जो वेलोसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है उस पॉइंट के ऊपर, वो हमें इंफॉर्मेशन देगा एक्सेलेरेशन के बारे में। तो सी से डी अगर हम ग्राफ को देखें तो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन। ग्राफ के स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होगा? सी टू डी अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो ये रिप्रेजेंट ये करेगा कि डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो हम जानते हैं कि हमारे पास सिस्टम एक्सेलेरेट नहीं करता, एक्सेलेरेशन की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? चार्ली। अगर बाकी हम ऑप्शंस को देखें तो बाकी ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि हमारे पास स्टार्टिंग में O2A स्लोप डिक्रीज़ कर रही है। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ कर रही है। यहाँ पर एक्सेलेरेशन नॉन ज़ीरो है, और अगर वेलोसिटी हमारे पास डिक्रीज़ कर रही है तो एक्सेलेरेशन क्या है? नेगेटिव है। इसी तरह आगे भी हम इस तरह से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली सी डी का पूछा तो सी डी में वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलेरेशन ज़ीरो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन। द ऑब्जेक्ट हैज़ ज़ीरो वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब ये हमसे पूछा गया कि ऑब्जेक्ट की ज़ीरो वेलोसिटी कहाँ होगी। सेम चीज़ कि हम क्या करेंगे, हम स्लो फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जगह पोजीशन टाइम ग्राफ लिखा हुआ। तो चाहे पोजीशन टाइम ग्राफ हो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, उस ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी ज़ीरो कब होगी? जब स्लोप ज़ीरो होगी। तो इफ़ स्लोप ऑफ द ग्राफ इज़ ज़ीरो, वेलोसिटी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो कहाँ पर? पॉइंट डी पर, क्योंकि पॉइंट डी पर अगर टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो इस टेंजेंट का एंगल क्या है? ज़ीरो। और स्लोप के बारे में हम जानते हैं कि स्लोप tan थीटा के इक्वल है। तो अगर यहाँ पर हमारे पास एंगल की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो tan ज़ीरो, स्लोप भी ज़ीरो। तो पॉइंट डी वो पॉइंट है जहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू ज़ीरो, क्योंकि स्लोप की वैल्यू ज़ीरो है। अगर हमसे ये कहा जाता है कि कहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, तो O2C अगर देखा जाए अप टू D, तो यहाँ पर स्लोप की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है, यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही होगी। और D2 ऑनवर्ड्स अगर देखा जाए स्लोप इंक्रीज़ कर रही है तो वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है। तो यहाँ से यहाँ तक स्लोप डिक्रीज़ कर रही है, डिक्रीजिंग स्लोप। तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग, और डिक्रीज़ होकर यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। और इसके ऑनवर्ड हमारे पास स्लोप क्या कर रही है? इंक्रीज़। तो स्लोप अगर इंक्रीज़ करेगी तो शो करेगा वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है। लास्ट, इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी इज गिवन एज शोन, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज। हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और ये कहा गया है कि इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कौन सा होगा।
हमें याद है ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है उस ऑब्जेक्ट का जिसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है और दोबारा वो बॉडी उसी पॉइंट पर आए। क्योंकि हम इस ग्राफ को अगर रीड करें तो ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि जब टाइम ज़ीरो है तो वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। बॉडी अपवर्ड जा रही है, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है क्योंकि अपवर्ड जाते हुए एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है जी के इक्वल, नेगेटिव क्योंकि डायरेक्शन डाउनवर्ड है। और मैक्सिमम हाइट पे जब बॉडी पहुंचती है वेलोसिटी ज़ीरो, यहाँ वेलोसिटी ज़ीरो है। इसके बाद वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, इस वजह से इसके ऑनवर्ड ग्राफ नेगेटिव होगा, लेकिन स्लोप कांस्टेंट क्योंकि तब भी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट माइनस जी के इक्वल है। तो बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया और बॉडी डाउनवर्ड आई, तो इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या होगा, अपवर्ड जाते हुए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज। मैक्सिमम हाइट पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, और जब बॉडी डाउनवर्ड आएगी डिस्प्लेसमेंट दोबारा क्या करेगी, डिक्रीज और ज़ीरो हो जाएगी। तो ये पैराबोलिक शेप होगी ग्राफ की। तो ग्राफ कौन सा है, डेल्टा। इस चीज़ को हम ग्राफ से भी रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। वो कैसे कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट के ऊपर हम ये देख सकते हैं कि वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वहाँ पर स्लोप मैक्सिमम होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी है, तो यहाँ स्लोप मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम। फिर उसके बाद जब हमारे पास बॉडी पहुंची यहाँ पर, यहाँ वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो। इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर स्लोप ज़ीरो क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। फिर जब बॉडी डाउनवर्ड आई इसके नीचे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोबारा वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव। तो इस पॉइंट के ऑनवर्ड हमारे पास स्लोप जो है नेगेटिव है, और जब पॉइंट ऑफ लैंडिंग आएगा वहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि पहले इंटरवल के अंदर वेलोसिटी मैक्सिमम है लेकिन पॉजिटिव है। तो यहाँ देख सकते हैं वेलोसिटी मैक्सिमम है और स्लोप क्या है, पॉजिटिव, तो वेलोसिटी भी क्या है, पॉजिटिव। और दूसरे इंटरवल के अंदर वेलोसिटी मैक्सिमम तो है लेकिन नेगेटिव इंटरवल में, तो ये यहाँ देखें इस इंटरवल में वेलोसिटी मैक्सिमम है लेकिन स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो करेक्ट ऑप्शन इस वजह से डेल्टा है।